दोस्तों, हाल ही में मैंने एक बहुत ही जबरदस्त सुपर सस्पेंस थ्रिलर मूवी को देखा है। जब ये मूवी साउथ इंडिया में रिलीज हुई तो मेकर्स ने क्लाइमेक्स प्रिडिक्ट करने वाले आदमी को प्राइज देने का ऑफर रखा, लेकिन अभी तक कोई इसकी एंडिंग प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। मूवी जब एंड होती है तो जो चीजें क्लाइमेक्स में हमारे सामने आती हैं, उनसे हमें पता चलता है कि हम मूवी को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, ये मूवी उससे एक दो नहीं बल्कि 100 से 200 कदम आगे है। पर मूवी को पूरा देखोगे तभी उस क्लाइमेक्स तक पहुंच पाओगे। लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्लाइमेक्स को प्रिडिक्ट कर पाए थे या नहीं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हमें 3 आदमी दिखाई देते हैं जिनके चेहरे पर किसी तरह के मास्क होते हैं और उनके पास ही एक टेबल पर एक अजीब सी चमकदार मशीन भी रखी होती है। तभी उनका बॉस वहां आता है और उन दोनों को एक एक लेटर देता है, जिसमें पहले लेटर पर नाम लिखा होता है अभिनया वासुदेव और दूसरे पर राधा। इसके बाद बॉस कहता है तुम दोनों किसी भी तरह से इन्हें यहाँ लेकर आओ। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम मूवी के हीरो वासुदेव को देखते हैं जो पहले से ही जख्मी होता है। तभी ये दोनों मास्क वाले आदमी वासुदेव के पास आकर उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं और वासुदेव उनसे जबरदस्त तरीके से लड़ाई करता है, लेकिन फिर भी आखिर में वो दोनों उसे नॉकआउट कर ही देते हैं। ठीक उसी वक्त राधा नाम की वो लड़की भी वहाँ आती है और वासुदेव की हालत देखकर उन्हें भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसे भी किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों आदमी वासुदेव को एक बोरे में बंद करके किसी कमरे में ले आते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब वासुदेव को होश आता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ है। उस कमरे में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती है जिससे हल्की सी रोशनी आ रही होती है। इस बीच वासुदेव अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है और कहता है बाहर कोई है, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो बहुत कोशिश करता है कि उसे कोई रिस्पॉन्स मिले, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब कुछ देर बाद वो बॉस वासुदेव के पास आता है और उसे देखकर वासुदेव खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन बंधे होने की वजह से वो उठ नहीं पाता। अब वासुदेव उनसे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? तो मास्क वाला आदमी कहता है कि ये जगह ही इस जगह का नाम है। ये एक हाईली कॉन्फिडेंशियल इंटेरोगेशन रूम है जो तुम्हारे लिए एक जेल की तरह है। और हाँ, दूसरी बात, यहाँ सिर्फ मैं सवाल करूंगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब वासुदेव इससे पहले कुछ सोच पाता कि उससे पहले मास्क वाला आदमी वासुदेव से उसका नाम पूछता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि वासुदेव को अपना नाम तक याद नहीं होता। अब इस बात पर खुद वासुदेव भी शॉक हो जाता है कि आखिर मुझे अपना नाम कैसे याद नहीं है। वो उस मास्क वाले आदमी से कहता है मुझे मेरा नाम याद नहीं है। तो मास्क वाला आदमी कहता है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और सारी बातें जानने के बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वासुदेव कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मुझे खुद ही अपना नाम याद नहीं है, तो मैं तुम्हें अपने बारे में कैसे बताऊं? फिर वो मास्क वाला आदमी कहता है हर समस्या का हल है और मेरे पास इसका हल भी है, और वो हल है ये डिवाइस। लेकिन ये डिवाइस कोई मामूली घड़ी नहीं है, ये तुम्हें हिप्नोटाइज करेगी और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई सारी बातें सामने ला देगी। तुम्हें पता है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी से कुछ बातें मिटा दूं। तो वासुदेव फ्रस्ट्रेट होकर कहता है तो फिर देर किस बात की, जो जानकारी चाहिए वो ले लो और फिर मुझे यहाँ से जाने दो। अब मास्क वाला आदमी पूछता है 27 अप्रैल 1977 को आबिद शेख के पास एक लेटर आया था, तुमने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया था, मुझे बताओ उस लेटर में क्या लिखा था? इसके बाद वो मशीन अपने आप गोल गोल घूमने लगती है और उससे रोशनी निकलने लगती है, जिसके बाद वासुदेव खुद ब खुद हिप्नोटाइज हो जाता है और उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो उस मास्क वाले आदमी को बताने लगता है। दरअसल 27 अप्रैल 1977 को आबिद शेख के पास एक आदमी का लेटर आता है, लेकिन वासुदेव उस लेटर को आबिद को देने की बजाय उसे अपने घर ले जाता है और घर जाकर उसे खोलकर पढ़ने लगता है। लेकिन वो लेटर असल में उर्दू में लिखा होता है, इसलिए वासुदेव को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब यही बात वो प्रेजेंट में उस मास्क वाले आदमी से कहता है मुझे इसमें क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये उर्दू है और मुझे उर्दू नहीं आती। ये सुनकर मास्क वाला आदमी कहता है ठीक है, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, लेकिन पहले हमें अपने बारे में बताओ, आखिर तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? तुम कहाँ पले बढ़े और दूसरों के लेटर्स क्यों पढ़ते हो? इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि असल में वासुदेव एक अनाथ होता है और उसे नहीं पता होता कि उसके माँ बाप कौन हैं। वो एक छोटे से अनाथालय में पलता बढ़ता है और अक्सर अपने ख्यालों में खोया रहता है। वो हर दूसरे दिन अपने माँ बाप को याद करता है
और सोचता है कि आखिर वो क्यों उसे वहाँ छोड़कर चले गए थे। फिर एक दिन एक पोस्टमैन अनाथालय में लेटर्स बांटने आता है और इस बीच उसके हाथ से एक लेटर गिर जाता है। अब वासुदेव उस लेटर को उठाता है और पढ़ने लगता है। उस लेटर में एक माँ ने अपने बेटे के लिए भावुक बातें लिखी होती हैं, जिसे पढ़कर वासुदेव को ऐसा लगता है कि जैसे वो लेटर उसकी माँ ने ही उसके लिए लिखा हो। इस तरह वो पहली बार किसी का लिखा हुआ स्नेह महसूस करता है। फिर उस दिन के बाद वासुदेव को जब भी कोई लेटर मिलता है तो वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है। असल में हर लेटर में किसी न किसी रिश्ते की भावनाएं होती हैं। एक बहन अपने भाई को लिखती है, एक मामा अपने भांजे को, एक माँ अपने बेटे को, एक बाप अपनी बेटी को। इस तरह इन लेटर्स के जरिए वासुदेव अपने अकेलेपन को भूलने लगता है और वो रिश्तों की भावनाओं को महसूस करने लगता है। इसी बीच अनाथालय के वार्डन गुरु नादम को भी उनकी बीवी का एक लेटर मिलता है। उस लेटर में वासुदेव को पता चलता है कि गुरु नादम की एक छोटी बच्ची है जो बीमार है और वो उसके इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा है। अब उसी वक्त वासुदेव गुरु नादम के पास जाकर अपने माँ बाप के बारे में पूछता है कि मास्टर जी, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? ये सुनकर गुरु नादम कहता है, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है वासुदेव। लेकिन वासुदेव फिर से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है मास्टर जी, बिना माँ के कोई पैदा नहीं हो सकता, मेरी माँ कहीं तो होगी। इस पर गुरु नादम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने कहा ना, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब यहाँ से जाओ। फिर दूसरे दिन वासुदेव गुरु नादम की ड्रॉअर खोलकर उसका लेटर पढ़ने लगता है, पर तभी गुरु नादम उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और गुस्से में उसे बहुत डांटता है, यहाँ तक कि वो उसको पीट भी देता है। वो कहता है, तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, इसीलिए अगर ये आश्रम ना होता तो तुम कहीं पर भीख मांग रहे होते। इस तरह गुरु नादम की बातें वासुदेव के दिल को ठेस पहुंचाती हैं और वो एक बार फिर से अकेला महसूस करने लगता है। दूसरे दिन वासुदेव गुरु नादम के पैसे चुराकर अनाथालय से भाग जाता है। अब प्रेजेंट में मास्क वाला आदमी कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारी वजह से एक जान चली गई। तुम्हें पता है, गुरु नादम ने वो सारे पैसे अपने बेटी के ऑपरेशन के लिए जमा किए थे, लेकिन समय पर इलाज न मिलने की वजह से उसकी बेटी का कैंसर से निधन हो गया। ये सुनकर वासुदेव सदमे में आ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी वजह से किसी की जान कैसे जा सकती है। अब अचानक कमरे में रोशनी होती है और वो तीनों मास्क वाले आदमी बाहर चले जाते हैं। इसके बाद दूसरे कमरे से वासुदेव को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो आवाज देकर पूछता है कि वहाँ कौन है, जवाब दो। अब थोड़ी देर बाद वासुदेव देखता है कि उसके सामने एक डॉक्टर और एक बूढ़ी औरत खड़ी है, शायद वही उसका इलाज कर रहे हैं। वासुदेव, जो कमजोर और भूखा है, वो उनसे पूछने की कोशिश करता है कि आप लोग कौन हैं, लेकिन इतने में वो कमजोरी की वजह से एक बार दोबारा बेहोश हो जाता है। अब दूसरे सीन में गुरु नादम को दिखाया जाता है, जो अब उम्र दराज हैं और उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। इसी बीच मास्क वाला आदमी वासुदेव को होश में लाने के लिए वापस आता है। होश में आते ही वासुदेव उससे पूछता है, मेरे सामने दो औरतें थी, वो कहाँ गईं? तो मास्क वाला आदमी कहता है कि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ सवाल मैं करूँगा और तुम्हें सिर्फ जवाब देने होंगे। तभी वो मशीन गोल गोल घूमने लगती है और सीन दोबारा फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ वासुदेव अनाथालय से भागने के बाद छोटे मोटे काम करने लगता है, लेकिन उसकी दूसरों के लेटर्स पढ़ने की आदत बरकरार रहती है और अब ये उसकी लत बन जाती है। इसी लत की वजह से वो बड़े होने के बाद पोस्टमैन की नौकरी करने का मन बनाता है। फिर हम देखते हैं कि सुब्बू नाम का उसका एक दोस्त उसे पोस्टमैन की नौकरी दिलाने का वादा भी करता है। खैर, अब एक दिन वासुदेव और सुब्बू एक छोटे से गांव कृष्णगिरी में पहुंचते हैं। उस गांव का माहौल वासुदेव को बेहद पसंद आता है, चारों ओर हरियाली, पहाड़ और एक शांत वातावरण। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। दोपहर के 3 बजे के बाद गांव में अचानक रात जैसा अंधेरा हो जाता है, जैसे आधी रात हो, जबकि गांव वाले इसे सामान्य मानकर अपना काम करते रहते हैं। अब हम गांव की एक लड़की को देखते हैं जो पूजा करने के लिए सुबह सुबह घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी कुछ लोग इस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। उधर वासुदेव गांव के एक दुकानदार से पूछता है, यहाँ दोपहर में 3 बजे ही रात क्यों हो जाती है? तो दुकानदार कहता है कि हमारे गांव के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं। जब सूरज पहाड़ के पीछे चला जाता है तो गांव में पहले ही अंधेरा छा जाता है। बाद में वासुदेव को इसी गांव में एक छोटा सा घर किराए पर भी मिल जाता है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर पोस्ट ऑफिस पर अपनी जॉब के बारे में बात करने के लिए निकल जाता है। यहाँ
हमें पता चलता है कि वासुदेव ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, जो उस समय बड़ी पढ़ाई मानी जाती थी। अब वासुदेव पोस्ट ऑफिस के पीछे बने पोस्टमास्टर रंगा राव का घर देखता है, जिसमें वो उसकी बेटी सत्यभामा को भी देखता है, जिसे सभी लोग सत्या भी कहते हैं। अब उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर वासुदेव को उससे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद सुब्बू वहाँ आता है और वासुदेव अपने सर्टिफिकेट्स देते हुए उससे पोस्टमैन की नौकरी के लिए मदद मांगता है। वो कहता है कि भैया कुछ भी करो, मुझे यहाँ पर नौकरी दिलवा दो। तभी सुब्बू उसे लेकर पोस्टमास्टर रंगा राव के पास जाता है और उससे सिफारिश करने लगता है, लेकिन रंगा राव ऐसे नहीं मानता और वो कहता है कि पोस्टमैन बनने के लिए एग्जाम देना होगा और इंटरव्यू भी पास करना पड़ेगा। तभी वासुदेव रंगा राव से विनती करता है और कहता है कि मैं फटाफट और ईमानदारी से सारे खत डिलीवर कर दूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इन बातों से रंगा राव थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और उसे टेम्पररी तौर पर काम पर रख लेता है, पर नौकरी पक्की करने के लिए वासुदेव को एग्जाम फिर भी पास करना ही होगा। अब वासुदेव अपने काम को मन लगाकर करता है। वो घर घर जाकर चिट्ठियां पहुंचाता है। इस बीच जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो उन्हें उनका खत खुद पढ़कर सुनाता है। इस बीच वासुदेव सत्या से भी धीरे धीरे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता रहता है। फिर एक दिन एक खत में वो पढ़ता है कि एक ससुर अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। अब ये पढ़कर वासुदेव उस ससुर को उल्टा धमकी भरा लेटर लिखता है। वो लिखता है कि आगे से अगर तुमने अपनी बहू को परेशान किया तो मैं तुम्हारा नाम लाला को बता दूंगा। अब असल में ये लाला है कौन, ये वासुदेव भी नहीं जानता, लेकिन जब से वो इस गांव में आया है उसने कई बार लोगों के मुंह से इस नाम को सुना है, इसलिए वो इस नाम का फायदा उठाते हुए उस आदमी को धमकाता है। अब उसकी धमकी काम आ जाती है और उस लड़की का ससुर लाला के नाम से डर जाता है और अपनी बहू के साथ अच्छे से पेश आता है। अब वासुदेव इसी तरह गाँव वालों की दूसरी समस्याएं हल करने में भी जुटा रहता है और जरूरतमंदों को अपनी तरफ से पैसे भी भेजता रहता है। इसी बीच एक दिन वासुदेव चिट्ठियां डिलीवर करने के लिए उस इलाके के पुलिस स्टेशन में जाता है, जहां हमको पता चलता है कि गांव की कई लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही हैं। अब हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा होता। इसके बाद दूसरे सीन में हमें आबिद शेख नाम का एक बड़ा आदमी नजर आता है, जो समाज सेवा के लिए जाना जाता है और हमेशा इस गांव की तरक्की के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। खैर, अब उसी रात जब गांव में मेला लगा होता है तो रंगा राव वासुदेव से कहता है कि मेरी बेटी सत्या को घर छोड़ दो, क्योंकि मुझे घर जाने में समय लग जाएगा। अब वासुदेव इसे एक मौके की तरह देखता है और सत्या के साथ घर तक चल देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सत्या भी उसे पसंद करती है। अब रास्ते में ही दो पियक्कड़ लोग वासुदेव से टकरा जाते हैं। उनको गिरता पड़ता देख वासुदेव उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उल्टा उसे ही गालियां देने लगते हैं। तभी गुस्से में आकर वासुदेव उन दोनों को पीट देता है और उसी वक्त सुब्बू वहाँ आकर वासुदेव को डांटता है और बताता है कि वो लोग लाला के आदमी हैं, उन्हें मत मारो, उनसे दुश्मनी मोल मत लो। तो ये सुनकर वासुदेव कहता है कि गलती उनकी थी तो क्या हुआ। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट डे पर आता है, जहाँ वासुदेव अब तक का पूरा फ्लैशबैक याद करके दीवार पर सारे नाम लिख रहा होता है, जबकि वो तीनों मास्क वाले आदमी वहाँ से जा चुके होते हैं। यहाँ उसे अब शक होता है कि शायद लाला ने ही उसे किडनैप किया होगा। पर इसी बीच राधा भी वासुदेव को बुलाने लगती है और हम देखते हैं कि राधा के कमरे में भी वैसी ही मशीन और चीजें होती हैं जैसी वासुदेव के कमरे में थी। और दूसरा, वासुदेव की तरह ही उसे भी कुछ याद नहीं होता, न अपना नाम, न अपना पास्ट और कुछ भी नहीं। तभी मास्क वाला आदमी राधा के पास आकर उससे सवाल करने लगता है और आखिर में राधा वासुदेव को अपने बारे में बताने लगती है। राधा बताती है कि जब वो 14 साल की थी उसी वक्त उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। हालांकि राधा की फैमिली में उसके 2 भाई भी हैं, लेकिन दोनों ही निकम्मे होते हैं। राधा एक स्कूल टीचर होती है और घर का खर्च चलाती है, जबकि उसके भाई उसकी कमाई पर ही शराब पीते रहते हैं। एक दिन राधा गाँव के मेले में जाती है, जहाँ 2 लोग उसे परेशान करने लगते हैं। अब डर के मारे राधा वहाँ से भागने लगती है और उसी वक्त वासुदेव और सत्या उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जिसके बाद वासुदेव उन लोगों को मार पीट कर भगा देता है और इस तरह राधा की इनडायरेक्टली मदद कर देता है। वहीं अपने दोनों भाइयों के होते हुए भी राधा बहुत अकेलेपन का जीवन जी रही होती है और अपनी प्रॉब्लम्स को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। उसे जब भी टाइम मिलता है वो अक्सर आबिद शेख से आकर कहती रहती है कि मेरे भाइयों के लिए भी कोई अच्छी सी नौकरी देख दीजिए ना, मैं उनको लेकर बहुत परेशान हूँ और
आबिद शेख भी उसे दिलासा देता रहता है, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगा। इस बीच राधा उसे ये भी कहती है कि आपको पता है ना कि हमारे गांव से कई लड़कियां गायब हो रही हैं, इसीलिए आप इस बारे में प्लीज हायर ऑफिसर से बात कीजिए। अब आबिद उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और बाकी एजेंसीज भी अपना काम कर रही है। फिर प्रेजेंट में वही मास्क वाला आदमी वासुदेव के पास आता है और इसकी जिंदगी के बारे में दोबारा पूछताछ करने लगता है। अब वासुदेव अपने बारे में बताता है कि एक दिन उसको एक लेटर मिलता है और वो उसे एक पुराने घर पर छोड़ने जाता है, पर उस घर में कोई नहीं होता तो उसे कुछ शक होता है और वो उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है। उस लेटर में सिर्फ एक लाइन होती है, ईस्ट स्ट्रीट चारवा घर। इसे देखकर अब वासुदेव सोच में पड़ जाता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। फिर वो उस लेटर को पुराने घर के पास रख देता है और छुपकर देखता है कि आखिर कौन उसे लेने आता है। पर शॉकिंगली पूरी रात हो जाती है लेकिन कोई भी उस खत को लेने नहीं आता। फिर अगले दिन वासुदेव एक बूढ़े आदमी को खत देने के बहाने उससे ईस्ट स्ट्रीट का पता पूछता है, जहां शॉकिंगली उसे पता चलता है कि ईस्ट स्ट्रीट का चौथा घर असल में वही पोस्ट ऑफिस है। वहीं दूसरी तरफ एक भविष्य बताने वाली महिला सत्या के पास आती है और उसका हाथ देखकर कहती है कि उसकी जिंदगी में एक अच्छा लड़का है, पर उनका मिलना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी और उसे सुबह के समय गांव के मंदिर में मुराद पूरी करने के लिए जाना होगा। इस बीच वासुदेव भी वहां आ जाता है और चोरी चुपके से ये सब सुनता रहता है और उसके मन में ये सवाल उठता रहता है कि क्या सच में सत्या उसे पसंद करती है। फिर अगली सुबह वासुदेव अपने कुत्ते के साथ उसी पुराने मंदिर पर पहुंचता है जहां सत्या पहले से ही मौजूद होती है और पूजा शुरू कर रही होती है। पूजा के बीच वो भगवान से वासुदेव का नाम लेकर उससे शादी की विश मांगती है और ये सुनकर छुपा हुआ वासुदेव बहुत खुश हो जाता है कि सत्या भी उससे प्यार करती है। लेकिन तभी अचानक कुछ होता है और सत्या वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर अब वासुदेव के होश उड़ जाते हैं और इसके बाद वासुदेव का कुत्ता सूंघकर पता लगाता है कि कुछ लोग सत्या को किडनैप कर रहे हैं। फिर वासुदेव और उसका कुत्ता मिलकर जबरदस्त फाइट करते हैं और आखिरकार सत्या को बचा ही लेते हैं। इसके बाद सत्या वासुदेव से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन वासुदेव पहले उसे पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करवाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसको कोई किडनैप करना क्यों चाहता है। लेकिन सत्या ये कहकर पुलिस स्टेशन जाने से मना कर देती है कि उसके पिता को जब ये सब पता चलेगा कि मैं यहाँ क्यों आई थी तो वो बहुत शर्मिंदा होंगे। अब वासुदेव उसकी मजबूरी को समझ जाता है, लेकिन वो अपना दिमाग लगाता है कि आखिर गांव में गायब हो रही महिलाओं के पीछे किसका हाथ है। तभी हाथ से उसे एक औरत याद आती है जिसने सत्या को पूजा के लिए मंदिर जाने को कहा था। इस तरह वो उस भविष्य बताने वाली औरत पर शक करने लगता है और फौरन इंस्पेक्टर को एक फेक नाम से लेटर लिखता है कि गांव में लड़कियों के गायब होने का संबंध कहीं न कहीं उस भविष्य वक्ता महिला से हो सकता है, इसीलिए उससे पूछताछ की जानी चाहिए। फिर अगले ही दिन पुलिस उस औरत को गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। अब वासुदेव को ये लगने लगता है कि ये सब कहीं न कहीं उस लाला का काम भी हो सकता है जो कुछ दिनों से गाँव से गायब भी है। तभी वासुदेव देखता है कि लाला के घर पर एक खत आया है। अब वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि अगले दिन दोपहर को लाला और किसी आदमी के बीच एक डील होने वाली है। अब इस फसाद की जड़ तक पहुंचने के लिए वासुदेव एक काम करता है, वो उस खत को बदलकर एक नया टाइम लिख देता है और उसे लाला के घर में पोस्ट कर देता है ताकि वो उसे गुमराह कर सके और डीलिंग टाइम पर ना हो पाए। जबकि वासुदेव खुद दूसरे दिन उस जगह पर जाकर इंतजार करने लगता है ताकि वो उस डील के बारे में सच्चाई जान सके। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वासुदेव के पास आकर रुकती है और एक आदमी उससे पासवर्ड पूछता है। अब वासुदेव ने वो लेटर पहले से ही पढ़ रखा था, इसीलिए वो पासवर्ड उसको बताता है। इसके बाद वो आदमी उसे एक बैग दे देता है और फिर जब वासुदेव बैग खोलता है तो उसे उसमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब वासुदेव उन पैसों को अपने घर में रख लेता है ये सोचकर कि अब इस रकम का असली मालिक जरूर सामने आएगा। अब प्रेजेंट डे पर वो मास्क पहना हुआ आदमी वासुदेव से कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। असल में जो आदमी ये पैसे लेने वाला था, लाला ने उसे पकड़कर मार डाला। कुछ दिन पहले वासुदेव ने इसी आदमी की मदद की थी,
लेकिन आज उसी की वजह से वो मारा भी गया। इसके बाद वो मास्क मैन ये भी कहता है कि तुमने एक आदमी का मर्डर भी किया, लेकिन इसके बारे में कल बात करेंगे। इस तरह वो मास्क वाला आदमी वहाँ से चले जाता है। उनके जाते ही वासुदेव राधा से बात करने लगता है और उससे पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कौन हैं और ये सब हो क्या रहा है। तो राधा उससे कहती है कि तुम्हारे कमरे के दरवाजे के ऊपर छोटी सी खिड़की है, तुम उससे बाहर झांकने की कोशिश करो, देखो शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए। तो इसके बाद वासुदेव टेबल पर खड़ा होकर बाहर झांकने लगता है और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसको गुरु नादम दिखता है। उसे देखकर वासुदेव के होश उड़ जाते हैं और उसे शक भी होता है कि कहीं ये घर गुरु नादम का ही तो नहीं। खैर, इसके बाद वही मास्क वाला आदमी आगे की बात करने के लिए वापस आता है और पूछता है कि अब मुझे उस मर्डर के बारे में बताओ जो तुमने किया। लेकिन वासुदेव उससे कहता है कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पहले मुझे बताओ कि ये जगह कौन सी है और मुझे यहाँ क्यों रखा गया है। फिर इसी बात पर वो मास्क वाला आदमी अपना चेहरा दिखाता है जो बिल्कुल वासुदेव जैसा ही दिखता है। उसे देखते ही वासुदेव के होश उड़ जाते हैं और वो हैरान होकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ल तो हूबहू मेरे जैसी है। लेकिन उसका हमशक्ल कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि वासुदेव तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं, अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो तुम्हें जाने दिया जाएगा, इसीलिए 2 दिन के अंदर जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देते जाओ, वरना यहाँ से बाहर निकलना तो दूर तुम्हें यहीं मरना पड़ेगा। पर अगर तुमने जवाब दिया तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तुम पता करते रहना जो भी तुम जानना चाहते हो। इतना कहकर वो हमशक्ल वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में गुरु नादम अपने दामाद को फोन करके अपनी बेटी जानकी से बात करवाता है। जानकी का पति दूसरे शहर में काम करता है और वो उससे जल्द आने के लिए कहती है क्योंकि उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा होता है। इस बीच 2 लड़के नादम से आकर मिलते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, हम आपके ही आश्रम में पले बड़े हैं। यहाँ हमें गुरु नादम की बातों से पता चलता है कि उस दिन वासुदेव की वजह से उसकी बेटी मर गई और फिर उसने बाद में दूसरी बेटी को गोद लिया। अब हमशक्ल वासुदेव के पास वापस लौटता है और उससे फिर से वही सवाल करने लगता है। इस बार वासुदेव मान जाता है कि वो सब सच बता देगा, बशर्ते उसे छोड़ दिया जाए। इसके बाद उस मशीन को घुमाते ही सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक दिन वासुदेव को एक खत मिलता है जिस पर कोई फर्म एड्रेस नहीं होता। इसके बाद वो उसे पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ लोग कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति को मारने का प्लान बना रहे हैं। अब वासुदेव सोच लेता है कि कैसे भी करके उसे उस आदमी की जान बचानी होगी, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए अगले दिन कोर्ट के पास पहुंच जाता है। अब इत्तेफाकन वहीं राधा के दोनों भाई भी कुछ आदमियों के साथ तैयार खड़े होते हैं। अब वासुदेव को पता नहीं होता कि कौन किसको मारने वाला है और आखिर कुल कितने लोग हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी कोर्ट से एक आदमी बाहर आता है और राधा के भाई उस पर जोरदार हमला कर देते हैं। लेकिन तभी बीच में वासुदेव भी आ जाता है और किसी तरह उसे बचाकर ले जाता है। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ वो हमशक्ल उससे पूछता है कि अगर तुमने उस आदमी की जान बचाई थी तो बाद में उसे क्यों मार डाला। तो वासुदेव बार बार कहता है कि उसने किसी की हत्या नहीं की। लेकिन तभी वहाँ पर राधा रोने लगती है तो हमशक्ल कहता है कि तुम इस लड़की को जानते हो तो इसी से पूछ लो कि तुमने उस आदमी को क्यों मारा। फिर उन दोनों के जाने के बाद वासुदेव राधा से पूछने लगता है कि राधा तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो राधा वासुदेव को जो हुआ वो सब बताने लगती है। एक दिन गांव वाले मिलकर एक गुरुजी के पास जाते हैं क्योंकि इस गांव में काफी सारी लड़कियां गायब हो रही होती हैं। वहाँ वो गुरुजी इन लोगों को एक सोल्यूशन बताने लगता है। वो कहता है कि इस गांव के हर एक घर में एक लड़की मौजूद है और उन लड़कियों को बचाने के लिए देवी माँ की पूजा करनी पड़ेगी। अब उसी मेले में एक आदमी राधा से छेड़खानी करने लगता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसको वासुदेव ने बचाया था। अब राधा गुस्से में आकर इस आदमी को थप्पड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में वो आदमी अपने आदमियों के साथ राधा के घर पर आकर राधा के भाई को मार पीट कर राधा के साथ गलत हरकतें करने लगता है। और प्रेजेंट में ये सुनते ही वासुदेव खुद पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि ऐसे आदमी को तो जान से मार देना चाहिए था, तुम लोगों ने उसको क्यों छोड़ दिया। तभी कमरे में रखी मशीन गोल गोल घूमने लगती है और सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। हम देखते हैं कि जब वासुदेव ने उस आदमी की जान बचाई तो वो उससे इसका रीजन पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। अब ये आदमी उसको सच बताता है कि मैंने उनकी बहन के साथ गलत किया, इसीलिए वो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचा ली। ये सुनने के बाद वासुदेव को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया और इसके बाद वो खुद उस आदमी को स्टैब करके मार देता है।
फिर बाद में पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लाला ही था, और ये बात वासुदेव को पता नहीं होती क्योंकि उसने तो अब तक लाला का सिर्फ नाम ही सुना था। अब प्रेजेंट डे पर वो हमशक्ल वासुदेव के पास आकर कहने लगता है कि मैंने यही तो कहा था कि तुमने एक बंदे की हत्या की है। तो वासुदेव कहने लगता है कि हाँ, मैंने जो किया वो सही किया, और वैसे भी तुम लोग राधा को यहाँ पर क्यों लाए और उसको टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तो हमशक्ल कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से राधा यहाँ पर आई है। अब मशीन घुमाकर दोबारा सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ दूसरे दिन वासुदेव राधा के घर पर जाता है और वहाँ उसे ये बात पता चलती है कि राधा के दोनों भाइयों को जेल हो गई और अब पता नहीं राधा का क्या होगा। वो उसके घर पर जाता है लेकिन घर पर ताला लगा होता है। इसके बाद वो कांस्टेबल से पूछने लगता है कि चाचा, उस लड़की का क्या हुआ। तो वो बताता है कि अरे बेटा, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन खामखा उसके भाई जेल चले गए। वो तो अपनी बहन के साथ हुई बदसलूकी का बदला ले रहे थे। बाद में सब इंस्पेक्टर वासुदेव को अपने पास बुलाकर एक लेटर दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि ये लेटर कहाँ से आया, क्योंकि इस लेटर पर फर्म का एड्रेस नहीं है। अब एक्चुअली ये लेटर खुद वासुदेव ने ही लिखा होता है पुलिस वालों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तभी एक कांस्टेबल वहां आता है और इंस्पेक्टर के पास लाला की चीजों को लाकर रख देता है। तभी इन्हीं चीजों में वासुदेव एक पेन को देखता है और शॉकिंगली ये पेन उसने कुछ दिनों पहले आबिद शेख के पास देखा था। अब वो इंस्पेक्टर से यही बात कहने लगता है कि सर, ये पेन तो आबिद सर का है। फिर वो इंस्पेक्टर वासुदेव को साइड में बुलाकर कहता है कि देखो, कौन अच्छा है कौन बुरा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे लिए एक काम करना, अब आगे से जब भी कोई लेटर आबिद शेख को आए तो पहले वो लेटर मुझे लाकर देना, उसके बाद आबिद को देना। अब वासुदेव वहाँ उसको नहीं बताता कि उसके बैग में ऑलरेडी आबिद का एक लेटर होता है। इसके बाद वो फौरन अपने घर पर जाकर उस लेटर को ओपन करता है तो ये लेटर उर्दू में होता है, जो वासुदेव को पढ़ना नहीं आती थी। इसीलिए वो इस लेटर को कॉपी करने लगता है ताकि बाद में किसी को दिखा सके जिसे उर्दू आती हो। इसके बाद वो असली खत को आबिद के घर में डाल देता है। फिर बाद में सत्या का फादर रंगाराव वासुदेव के घर पर आकर कुत्ते का एग्जाम्पल देते हुए उसे बहुत जलील करता है, क्योंकि रंगाराव को वासुदेव और सत्या के प्यार के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए वो इनडायरेक्टली वासुदेव को गालियां देता रहता है कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, तुम्हें खुद पता नहीं, तुम्हारी कास्ट क्या है तुम्हें खुद को नहीं पता, और ऐसे में तुमको मेरी बेटी चाहिए। इस तरह से वो अगले दिन से उसे पोस्ट ऑफिस पर भी आने से मना कर देता है। अब रंगाराव की बातें सुनने के बाद बेचारा वासुदेव बहुत हर्ट हो जाता है और कुछ दिनों तक सत्या से बात ही नहीं करता। इस बीच उसे अचानक आबिद के लेटर की याद आती है जो उसने कॉपी किया था। इसके बाद वो उसी गांव के एक मुस्लिम बुजुर्ग के पास जाकर वो लेटर दिखाकर पूछने लगता है कि चाचा, ये पढ़कर बताओ कि इस लेटर में क्या लिखा है। तो वो चाचा इस लेटर को पढ़ने के बाद वासुदेव से कहता है कि अरे वासुदेव, इसमें लिखा है कि इस महीने की 25 तारीख को राधा नाम की एक लड़की को किडनैप करने वाले हैं, और शॉकिंगली आज ही 25 तारीख होती है। अब वासुदेव फौरन वो खत लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद नहीं हैं और वो मीटिंग के लिए दूसरे शहर गए हैं। अब वासुदेव वहाँ के कांस्टेबल को सारी बात बताता है कि हमें किसी भी तरह से राधा को बचाना होगा, आप बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। इसके बाद वो राधा के घर पर जाता है, लेकिन तब तक आबिद अपने आदमियों की मदद से ऑलरेडी राधा को किडनैप कर चुका होता है। वहाँ वो राधा से कहता है कि अरे राधा बिटिया, तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हें एक काम चाहिए, तो अब बस तुम दूसरों के पास सोती रहो, यही तुम्हारा काम है। लेकिन राधा इसके लिए नहीं मानती और जिद करने की वजह से वो उसको इंजेक्शन लगा देता है। पर उसी वक्त वासुदेव वहाँ पर आकर आबिद और उसके आदमियों से फाइट करने लगता है और इसी हाथापाई के दौरान एक अनजान शख्स वासुदेव को स्टैब कर देता है, और वो अनजान शख्स एक लेडी होती है जो कि एक बहुत बड़ी डायरेक्टर होती है। वो ये कहती है कि अच्छा, तुम ही हो जिसने हमारा भांडा फोड़ा है, तुम्हें पता भी है कि कितनी मुश्किल से हम लोग ये काम कर रहे थे। पहले तो तुमने हमारे फ्यूचर बताने वाले को गिरफ्तार करवाया और फिर बाद में लाला को मरवा दिया, और आज यहाँ भी आबिद तक पहुँच गए। तभी यहाँ हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि वो कांस्टेबल भी इन लोगों से मिला हुआ होता है, और ये लेडी भी कोई डायरेक्टर नहीं होती बल्कि लड़कियों की ट्रैफिकिंग करने वाली लेडी होती है। असल में इस गांव में काफी सारी लड़कियां हैं, इसीलिए यहाँ की लड़कियों को किडनैप करने का प्लान किया होता है। अब बाद में ये लोग वासुदेव को बेहोश करके ये प्लान बनाने लगते हैं कि यहाँ से जाने से पहले जितनी लड़कियां हाथ लगेंगी उन सभी लड़कियों को उठाकर ले आओ। तो इस तरह वो कांस्टेबल गांव के कुछ घरों में आग लगा देता है। फिर जब सारे लोग आग बुझाने में बिजी होते हैं
तो उस औरत के आदमी एक के बाद एक लड़कियों को किडनैप करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वासुदेव होश में आकर उस गांव के अंदर जाता है जहां सारे घर जल रहे होते हैं। वासुदेव अब जितना हो सके उन सारी लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है और एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो आबिद शेख सत्या को भी किडनैप करवा लेता है। लेकिन वासुदेव किसी भी तरह से आबिद को ढूंढकर उसको जान से मार देता है और फिर उस वैन का भी एक्सीडेंट कर देता है जिस वैन में लड़कियां जा रही होती हैं। फिर वासुदेव एक के बाद एक उन सारी लड़कियों को बाहर लाने लगता है और इन लड़कियों में राधा भी मौजूद होती है। लेकिन तभी वो औरत होश में आकर अपनी गन से वासुदेव और राधा पर फायर कर देती है और यही सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जब वासुदेव जख्मी हालत में था और वो दो मास्क वाले बंदे उसको किडनैप करके ले गए थे। तो दूसरे दिन ये बात पता चलती है कि एक्चुअली दोनों की मौत हो चुकी है, यानी वासुदेव और राधा की। बेचारी सत्या वासुदेव की लाश को देखकर बहुत रोने लगती है और वो गांव वाले उस औरत और उस कांस्टेबल को पकड़ लेते हैं। और दोस्तों, अब यहाँ जो क्लाइमेक्स आपके सामने आने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ कि किसी ने भी इसको 1% भी प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि आखिर मूवी में चल क्या रहा था। क्यों राधा और वासुदेव साथ में लाए गए, क्यों वो दोनों उस कमरे में बंद थे, वो मास्क वाले आदमी कौन थे और बाकी सब भी। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम उस जानकी को देखते हैं जिसके 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और यहीं पर इस पूरी मूवी के ऊपर से पर्दा हटता है जहां हमको कुछ शॉकिंग बातें पता चलती हैं। असल में ये इन दोनों का पुनर्जन्म होता है और वासुदेव और राधा जिस कमरे में दोनों बंद थे वो कुछ और नहीं बल्कि इनकी माँ की ही कोख थी। वासुदेव और राधा के पास जो मास्क वाला बंदा आया था वो शायद भगवान ही हो सकते हैं या खुद इनके पिछले जन्म का प्रतिबिंब भी हो सकता है, ताकि इन दोनों ने जो काम किया वो सारी चीजें इनके मुंह से ही निकलवाई जा सके। यहाँ पर वासुदेव ने जाने अनजाने में कुछ गुनाह किए थे और अब उन्हीं कर्मों का फल इसको इस जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। खैर, बाद में हम ये देखते हैं कि वासुदेव का जो कुत्ता है वो बार बार जानकी के घर पर आता रहता है और इस बीच हमें डायरेक्टर ये भी बताने लगते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है और इस तरह से ये दिमाग हिला देने वाली मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि इस मूवी का क्लाइमेक्स प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर। तब तक सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि अगली मूवी आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।